हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 बस की यात्रा वसंत भाग 3 से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो चलिए हम जो चैप्टर 3 बस की यात्रा का जो पहला पैराग्राफ पढ़े उसे हम समझते हैं। लेखक और उनके मित्रों को शाम 4 बजे की बस से जाना था, जो बस उन्हें पन्ना से सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो उन्हें जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। उन्हें सुबह पहुंचना था, क्योंकि उनमें से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए उन्हें वापसी का यही रास्ता अपनाना पड़ा। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उन्हें सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से नहीं जाता। तो लेखक ने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? शाम में जैसे डाकू तो मिलते हैं बहुत सारी जगह। तो लेखक ने ये प्रश्न उठाया, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो वहाँ के लोगों ने कहा, नहीं, रास्ते में तो डाकू नहीं मिलते हैं, पर यह बस ही डाकिन, मतलब ये बस ही वैसे जैसे मतलब लगे कि डाकू ये सब आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वयोवृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। जब लेखक ने इस बस को देखी तो उन्हें इसके ऊपर श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्योंकि ये बस उन्हें बहुत उम्र वाली, वयोवृद्ध का मतलब बहुत उम्र वाली होती है, बहुत ज़्यादा उम्र वाला बस जैसे रहता है ना आदमी लोग, कैसे यह वयोवृद्ध है, बूढ़ा आदमी, वैसे यह बूढ़ा बस उन्हें लगा। तो फिर लेखक ने कहा, इसमें तो सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, मतलब यह सदियों से चल रही है, बहुत पहले की बस है ये। क्या तो फिर उनके दिमाग में आया कि क्या लोग इसीलिए सफ़र नहीं करना चाहते। मतलब ये जैसे उनके दिमाग में आया ये सवाल, लोग क्यों इसीलिए सफ़र नहीं करना चाहते, क्योंकि यह बस वयोवृद्ध है, इसे इस अवस्था में कैसे कष्ट दें। और यह बस उन्हें पूजा के योग्य लगी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो उस जो बस था उसमें बस कंपनी के हिस्सेदार भी जा रहे थे। तो फिर लेखक ने पूछा, यह बस चलती भी है? उन्होंने बोला, हाँ जी, क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी यह बस। तो फिर लेखक ने कहा, हाँ, वही तो हमें देखना है कि यह बस कैसे चलती है। तो फिर लेखक ने पूछा, क्या यह अपने आप चलती है? फिर जो हिस्सेदार थे उन्होंने बोला, हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं।
उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। ये तो फिर लेखक ने कहा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। और फिर वो जो लेखक और उनके मित्र थे और बाकी जो कुछ कुछ आदमी लोग बैठे थे, उन लोग आगा पीछा करने लगे, मतलब यहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे बैठेंगे, मतलब इधर ऐसे वैसे करने लगे, बस में हलचल मचाने लगे कि इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे। फिर उनका एक डॉक्टर मित्र है, उन्होंने कहा, डरो मत, चलो, यह बस अनुभवी है, यह बस अनुभवी है, मतलब अनुभवी वही नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, मतलब ये विश्वास के लायक। वह बस उन्हें जैसे एक माँ अपने बेटे को प्यार से गोद में लेकर जाती है ना, वैसे वह बस भी उन्हें प्यार से बेटों के समान अपने गोद में लेकर चलेगी। वो लोग बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देखने लगे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, मतलब आना जाना तो लगा रहता है, आया है सो जाएगा। जो इस दुनिया में आता है वो तो जाएगा ही। अब वो चाहे राजा हो, रंक हो या फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब एक सीमा चाहिए। आदमी को कुछ करने के लिए सीमा चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बसें इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब इंजन तो स्टार्ट हो गया। अब उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरी बस ही इंजन है और वे इंजन के भीतर बैठे हैं। और उस बस जो था उसमें कांच बहुत कम थे और जो कांच बचे थे उनसे उन्हें बचना था। मतलब जो कांच थे मतलब हो सकता था कि वो टूट के नीचे गिर जाए या फिर फेंका जाए, किसी को लग जाए। तो फिर इसीलिए लेखक ऐसा बोले ये। और फिर वे फौरन खिड़की से दूर सरक गए। अब खिड़की जो रहते हैं, खिड़की सब लोग बोलते हैं हमको ये खिड़की साइड चाहिए, खिड़की साइड। तो वो जो भी लोग खिड़की की तरफ बैठे तो वो लोग फौरन खिड़की से सरक गए। इंजन चल रहा था और इंजन चलने लगा। फिर उन्हें लगा कि जैसे इंजन उनके सीट के नीचे है। थोड़ा सा ये रुक जाते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो हम लोग इस पैराग्राफ को समझते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब जो गांधी जी अपना असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे उस समय यह जरूर जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। मतलब ये बस को ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। ये जो बस का हर हिस्सा था वो एक दूसरे को असहयोग मतलब सहयोग नहीं कर रहा था।
पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मतलब पूरी बस ये विनम्रता के साथ पालन नहीं कर रही थी। मतलब जो भी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। विनम्रता से आज्ञा, जो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ये है, विनम्रता से आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उस दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट और बॉडी दोनों में असहयोग, मतलब सहयोग नहीं चल रहा था, सहयोग नहीं हो रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी उन्हें लगता सीट जो है वो बॉडी को छोड़ के आगे निकल गई। बॉडी आगे नहीं निकली है, सीट आगे निकल गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, तो कभी लगता बॉडी आगे भागी जा रही है, सीट अपनी जगह पे है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील जब बस चला तो सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। जब 8-10 मील चला तो उनका सारा भेदभाव खत्म हो गया। फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि सीट पर वो बैठे कि उन पर सीट बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़े देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। मतलब थोड़े देर में उनकी बस रुक गई। फिर उन्हें पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली, मतलब पाइप डालकर इंजन में भेजने लगा। मतलब जैसे पेट्रोल जाता था इंजन में, वैसे सारा पेट्रोल बाल्टी में निकाले, उसमें पाइप लगा के इंजन में डाल दिया कि सारा पेट्रोल इंजन में चला जाएगा। अब लेखक उम्मीद कर रहा था कि थोड़े देर बाद जो बस कंपनी का एक हिस्सेदार था वह ये इंजन को निकाल कर गोद में रख लेगा। मतलब जो बस का इंजन था उसको निकाल कर ही गोद में रख लेगा और उसे नली के द्वारा पेट्रोल पिलाएगा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को ये शीशी का बोतल जो रहता है ना उसमें दूध दे के पिला रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखते ही सोचता कि इससे बस गोता लगा जाएगी। अब बस की रफ्तार जो है वह 15-20 मील हो गए। अब लेखक को लगने लगा कि जो लेखक था उसे बस के एक भी पार्ट पे भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था क्या पता ब्रेक फेल हो जाएगी, स्टीयरिंग टूट सकती थी, और जो बाहर के प्रकृति के दृश्य थे वो बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। अब लेखक को लगने लगा कि क्या ये पेड़ से बस टकरा जाएगा। उन्हें पेड़ एक यमदूत के रूप में दिख रहा था। एक पेड़ पार हो जाता तो वो दूसरे का इंतजार करते, और झील दिखते ही उन्हें लगता है बस इसमें गोता लगा लेगी, डूब जाएगी। जैसे ये रहता है ना, स्विमर्स लोग कैसे पानी में डूबता है ना, वैसे ये भी गोता लगा लेगी। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा ही हो जा रहा गड़बड़। और वे पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था।
आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। छिन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गया हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्रारंभ हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब फिर से ये पैराग्राफ को हम समझाते हैं। फिर से बस रुक गई और जो बस का ड्राइवर था उसने तरह तरह की तरकीब की, पर वह बस चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है, मतलब बस एकदम फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है। यह तो इत्तेफाक जैसे होता है, इत्तेफाक में ये क्या बोलते हैं, अचानक जैसे कुछ हो जाता है ना, वैसे इत्तेफाक की बात है। छिन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयालु लग रही थी। लगता था जैसे कोई बूढ़ा, उन्हें लेखक को लग रहा था जैसे कोई बूढ़ा थक कर बैठ गई हो, बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उन्हें ग्लानि महसूस हो रही थी कि बेचारी बस पर हम लद कर जा रहे हैं। अगर इसके प्राण का अंत यहीं पे हो जाएगा तो हमें बेयाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब आग में जो जलाया जाता है ना, आदमी को जैसे आग में जलाया जाता, मतलब ये जब कोई मर जाता है तो उसका बॉडी को जलाया जाता है ना, वही उन्हें करनी पड़ेगी। अरे यार ये क्या कहते हो यार, उन्हें इस बस का दाह संस्कार यहीं पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पीने चला गया था, गला सूख गया था मेरा इधर बोलते बोलते। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चले। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मैं थोड़ा सा बूढ़ा आवाज़ में बोल दिया एक्सप्रेशन देने के लिए। तो हिस्सेदार साहब थे, उन्होंने इंजन को खोला और कुछ सुधारा। बस फिर चलने लगी। उसकी स्पीड और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा जो वो बस थी उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। मतलब धीरे एकदम, जैसे सांप कैसे एकदम धीरे, मतलब कोई फास्ट जाता है लेकिन कोई एकदम धीरे धीरे रेंगता है ना, वैसे रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती, मतलब आगे पीछे से कोई भी गाड़ी आती दिखती तो यह किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम चलते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा कि टायर की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा उस
उस आदमी के साहस और बलिदान भगवान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। मैं भगवान बोल दिया, गलती से पढ़ने में थोड़ा सा गलत हो गया। भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दिए मर गया पर टायर नहीं बदला। एक वहाँ पे एक पुलिया था जिसके ऊपर जाके एक टायर फिक्स हो गया और बस जो थी, यहाँ पे उसके लिए स्त्रीलिंग यूज हो रहा है, जो बस जो थी वह हिलकर थम गई। अगर उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता तो उछल कर, बगल में एक नाला था, मतलब नीचे ही नाला, पुलिया मतलब पुल होगा, तो नाले में जाके गिर पड़ती। वह टायर की जो हिस्सेदार साहब थे, कंपनी के हिस्सेदार, वह उनके तरफ लेखक ने पहली बार श्रद्धा भाव से देखा और कहा कि ये जो हिस्सेदार साहब थे, टायर की हालत जानते हुए भी वे इस बस से सफ़र कर रहे हैं अपनी जान को हथेली पर लेके। मतलब अगर स्पीड में रहता तो जान तो जा ही सकती थी उनकी। मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। जो उनकी भावना थी वो एकदम दुर्लभ थी, मतलब कोई काम की नहीं। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। जो लेखक सोच रहे थे कि ये जो आदमी है उनके साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग कतई नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। जो बस का ये था, क्या बोलते हैं हिस्सेदार, उससे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती ना, तो जो भी उसमें आदमी बैठे थे लेखक को लेकर और लेखक के मित्र जो थे वो सब मर जाते और देवता बाहें पसार उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए मर गया पर टायर नहीं बदला। जैसे होता है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वैसे यहाँ पर भी ये प्राण जाए पर टायर ना जाए। दूसरा घिसा पिटा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर के तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इस पैराग्राफ को समझा देते हैं। तो जो हिस्सेदार साहब था वो दूसरा घिसा पिटा टायर लगा के बस को चला दिया। अब जो लेखक था वो पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दिया था। पन्ना के कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दिया था ये। और लेखक को लगता था कि जिंदगी अब इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधा उस लोक को प्रयाण करना, मतलब इस लोक से सीधा उस लोक को पधारना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। ये जो पृथ्वी हमारी धरती है, इस बस की कोई मंजिल नहीं है। और फिर लेखक की बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ के, जैसे घर अपना एक ही जगह पे खड़ा रहता है ना,
चुपचाप, जरा सा भी हिलता नहीं, कुछ भी करता होता नहीं, वैसे ही वो बैठ गए और उनकी चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बस यही था यहीं पे हमारा बस हमारी हमारी बस की या हमारी ये जो बस की यात्रा चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। इस पार्ट के ये चैप्टर है, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं, हरिशंकर परसाई। तो थैंक यू गाइस, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और इस चैप्टर में कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। ये आपका मेरे से वचन, मैं आपको वचन देता हूँ। तो थैंक यू, लाइक ज़रूर करना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू। हाँ, बाय बोलना तो भूल गया, बाय गाइस। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिएगा। नेक्स्ट वीडियो कुछ मैं शायद ड्राइंग या फिर फ़नी बनाऊंगा, इसलिए ड्राइंग का बनाऊंगा या फिर फ़नी का, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग ज़रूर इंतजार करिएगा। तो हम लोग चलते हैं, बाय गाइस।